अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो ये बता दें कि हम PIAIC के मुताबिक ही चलेंगे जिस तरह वहाँ पे कोर्स आउटलाइंस हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो बस फ़र्क ये है कि पीआईआईसी में जितने भी क्लासेस और सब है वो क्योंकि इतने सारे लोग हैं इसलिए वन टू वन अटेंशन नहीं दे सकते हैं, तो मैंने इसीलिए अरेंज किया है ताकि सबको वन टू वन अटेंशन मिले, सबको सही से समझ आए इसलिए। ठीक है सर। आज का लेक्चर सर लिनक्स पे होगा। जी, बिल्कुल, अभी हम लिनक्स से ही शुरू कर देंगे और फिर इंशाल्लाह लिनक्स के बाद हम डॉकर की तरफ जाएँगे और फिर कुबरनेटिस। ठीक है सर, थैंक यू। जो हमारे सिलेबस में वैसे कुबरनेटिस नहीं है, सिर्फ लिनक्स और डॉकर ही है, राइट? जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से लिनक्स और कुबरनेटिस है, डॉकर नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है जो मैं समझता हूँ कि लोग करते हैं इंक्लूडिंग पीआईआईसी कि आप डायरेक्टली कुबरनेटिस की तरफ जाते हो लेकिन फिर आप डॉकर नहीं सीखते हो या आप डॉकर के मतलब सिर्फ उस पे आप एक ग्लांस करते हो लेकिन आप सही से नहीं सीखते कि डॉकर ही आपको सबसे पहले सीखना चाहिए क्योंकि वो एक फाउंडेशन है। वो एक्चुअली यूज़ होता है आपके सारे कंटेनर्स बनाने के लिए और जो भी आप प्रोसेसेस को यूज़ करते हो उन सबको कंटेनर में लाने के लिए। और फिर कुबरनेटिस तो सिर्फ एक मैनेजिंग टूल है उन सारे कंटेनर्स को मैनेज करना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 हो तो सबको मैनेज करने के लिए और कोई इसका पर्पस नहीं है। तो सर, ये लिनक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये ओपन सोर्स है, जी, तो ओपन सोर्स जब हम देखते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में यही आता है कि या तो ये यानी इसके कोई पेड नहीं है, जिस तरह विंडोज वगैरह डाउनलोड करनी होती है तो वो पेड होती है, या इसका कोड अवेलेबल है ऑनलाइन। क्या यही कॉन्सेप्ट है ओपन सोर्स का? ओपन सोर्स का एक्चुअल मतलब ये है कि एक तो जी बिल्कुल यही है कि कोड सबके पास अवेलेबल है कि विंडोज को क्लोज कोड से मतलब है कि आपको कोड नहीं पता है विंडोज का आप नहीं हासिल कर सकते हो, तो आपको पता नहीं है कि कोड में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसी चीज लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल कि जब भी आप फाइल को खोलोगे ये जो आपका फाइल एक्सप्लोरर है तो जितना भी डाटा होगा आपका फाइल्स का वो सब माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगा। अब आप खुद सोचो ये तो सही बात नहीं है ना कि जो भी डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाए, तो ये आपको पता तो नहीं है कैसा है या नहीं है। लेकिन लिनक्स के अंदर आपको हर एक एक चीज पता है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही लोग एक्सेस कर सकते हैं कोड को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप भी अभी चाहो तो आप डायरेक्टली लिंक के ऊपर जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और सारा कोड देख सकते हो। तो ये ओपन सोर्स की एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा जी ये भी है कि वो बिल्कुल फ्री है और उसमें वायरसेस की जहां बात है वायरसेस विंडोज से भी उसमें कम होती है। वजह ये है कि वायरसेस सिर्फ उसी वक्त ही मतलब बनाया जा सकता है जब कोई सिस्टम में वनरेबिलिटी हो। तो जितने लोग उन वनरेबिलिटीज को ढूंढ लेंगे उतना ही कम हैकर्स होंगे। तो क्योंकि ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये सब भी एक्सेस कर सकते हैं, सबके पास कोड अवेलेबल है, तो हर कोई देखता रहता है कि कोई ना कोई इसमें बग तो नहीं है, कोई ना कोई इसमें वायरस तो नहीं आ सकता है। तो वायरसेस बहुत ही कम आते हैं, विंडोज से भी कहीं कम आते हैं। और सर, हर कोई इसमें चेंजिंग भी कर सकता है अपनी मर्जी से? चेंजिंग इस तरह से कि मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक चेंज है तो आप उसको फिर अपलोड कर लोगे। अब कम्युनिटीज में भी एक जैसे हेड होते हैं ना, एक लीडर होता है, वो तो हर जगह नेसेसरी है। तो इसी तरह से ही कोई ग्रुप है 4-5 लोग का जिनको लिनक्स एडमिन्स बोले जाते हैं, जिन्होंने लिनक्स से मतलब बिगिनिंग से काम किया है, जब वो बना है 20-30 साल पहले, तो तब से ही वही काम कर रहे हैं। तो वो लोग पहले उस रिक्वेस्ट को देखते हैं, उसको गिटहब से ही सब होता है। तो अगर आपने गिटहब पर आओ तो पुश रिक्वेस्ट उसको बोलते हैं, तो वो आपको पुश रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेंगे। अगर सब सही लग रहा है तो फिर वो उसको मर्ज कर लेंगे मास्टर ब्रांच के साथ, और अगर नहीं सही लगेगा तो फिर वो डिनाई कर लेंगे। सही है सर। ये बुक में लिखा हुआ है ना कि ये कोई कंपनी इसे ओन नहीं करती, यानी कोई 100 के करीब जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो मिल के काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है कि
ओपन सोर्स का मतलब है कि जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। तो चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई ऐसी कोई अनजान आदमी हो, आप या मैं या कोई और, जो भी चाहता है, अगर उसके पास कोई आइडिया है तो वो फिर लिनक्स कोड को मॉडिफाई करके उसको पुश कर सकता है। और इसी वजह से किसी के पास ये कोई ओनरशिप नहीं है, ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, सबका इक्वल इक्वल राइट्स है इसके ऊपर। सही हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर आप टाइमिंग जो है वो 10 to 11 कर लें, क्योंकि वो इस टाइम 9 to 10 मेरी क्लास होती है, तो वो क्लैश हो रहा है। जी, तो वो तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम देख सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर हमें पोल करना पड़ेगा सबको, मतलब एक पोल में डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर, और जो भी मेजोरिटी बोलता है उसके हिसाब से फिर कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि यूनिक्स जो होती है, ये यूनिक्स और लिनक्स, इसका क्या ताल्लुक है आपस में? यूनिक्स क्या चीज़ है? जी, तो यूनिक्स एक्चुअली क्या है कि यूनिक्स एक तरह से लिनक्स का बैकबोन बोला जाता है। तो यूनिक्स इटसेल्फ जो है वो एक कंप्यूटर का एक ये मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि जो आपका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, जिस तरह वर्क करता है, जिस तरह सारे पार्ट्स एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो है आपका यूनिक्स। कि जितने भी इस तरह के लो लेवल टास्क है, सीपीयू से बातें करना, डाटा को ट्रांसमिट करना, रैम से बात करना, कोई और चीज से बात करना, तो वो सब यूनिक्स मैनेज करता है। और फिर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो, जो आप टाइप करते हो लिनक्स की कमांड्स, जो आप जीयूआई देखते हो, जीयूआई से मतलब जो भी आप बटन्स और सारी चीजें देख सकते हो, जिसको आप क्लिक और ड्रैग कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट बेस्ड जो नहीं है उसको जीयूआई बोलते हैं। तो वो जितने भी जीयूआई रिलेटेड फीचर्स है वो सब लिनक्स का पार्ट है। तो तो यूनिक्स मैंने एक मीटिंग की है कल शाम को रात 10 बजे, और इसमें मैं चाहता हूँ कि उन चैलेंजेस को डिस्कस किया जाए जो स्टूडेंट्स के साथ है। एक तो ये कि स्टूडेंट्स जो है वो मार्केट में क्या काम है और वो क्या काम करना नहीं सकते या क्या काम करना चाहते हैं, एक चीज है। दूसरी वही वाली चीज जो आपने पहले भी डिस्कस की थी कि वो जो ट्रस्ट बेस्ड चीजें हैं, कि भाई स्टूडेंट कैसे ट्रस्ट करे कि पैसे देने हैं या नहीं देने, तो इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। और इसके अलावा किस तरह वो अपने आप को इंगेज कर सके कुछ कामों में, अपवर्क के कामों में। तो इसलिए मैंने जो है ना कल सेशन रखा है। तो आप जैसे लोग जो ऑलरेडी कुछ प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और उनको अक्सर स्टूडेंट्स की जरूरत भी होती है, तो वो अगर आएंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सर अच्छा लेक्चर की रिकॉर्डिंग कहाँ पे आएगी? जी, तो ये मेरे पास ही आएगी इसकी रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके मैं वो लिंक सेंड कर दूंगा सर। सर ये ठीक ग्रुप है में भी आप शेयर करेंगे, इसी व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक उसमें शेयर कर देंगे जी रिकॉर्डिंग बिल्कुल, का। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से हम शुरू कर लेते हैं। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, तो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। सही है, तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये बुक है जिसमें से हम पढ़ेंगे, तो इसका नाम है लिनक्स इजी लिनक्स फॉर बिगिनर्स बाय फीलिक्स अल्वारो। तो ये एक बहुत ही अच्छा बुक है बिगिनर्स के लिए, लिनक्स सीखने के लिए। इसमें हर चीज ही बताया जाता है, मतलब बिगिनिंग से कि गेटिंग स्टार्टेड क्या है, लिनक्स है क्या, इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो क्या है, फिर उसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स फीचर की तरफ भी जाएंगे कि लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन है, लिनक्स अंदर से मतलब उसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसे चलता है, और जो आपकी लिनक्स एप्लीकेशंस है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और जो बेसिक कमांड लाइन
के कमांड्स होते हैं, कमांड लाइन क्या होता है, उसके कौन से कमांड्स होते हैं, उनको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं शुरू से। अब ये भी मैं बता दूं कि इस बुक के सारे चैप्टर्स नहीं कवर होगा मेरे ख्याल से PIIC में। जहां तक मुझे पता है सिर्फ पहले के 4 चैप्टर्स कवर होंगे, लेकिन क्योंकि PIIC में लिनक्स काफी हद तक काम आएगा आगे जाके। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे ख्याल से सब जितने भी लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप से हैं, IoT, CNC, AI। तो जो भी ग्रुप के अंदर आपको डेफिनेटली लिनक्स की आपको जरूरत पड़ेगी आगे जाके, तो बेहतर है कि हम सारे चैप्टर्स ही कवर कर लें और ये इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम हर चीज को ही कवर करके फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ जाए। तो अभी तो फिलहाल हम सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले एक ओवरव्यू होगी लिनक्स के बारे में कि लिनक्स के अगर आप कंपेयर करो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से, जैसे मैक ओएस है एप्पल के प्रोडक्ट्स में जिसमें लगता है, विंडोज जो है जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, तो उनमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है। अब अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके सारे पार्ट्स मौजूद हैं, जो उसकी CPU है, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, जितने भी चीजें आपके पास है, तो ये सारी चीजें मिला के आपकी कंप्यूटर नहीं बनेगी। तो ये सारी चीजें आपके पेरिफेरल्स बोले जाते हैं, जो आपकी एक्चुअल पीसी की हार्डवेयर होती है। वो वैसे तो क्या होती है, मेटल के पीसेस होते हैं एक तरह से, तो देखा जाए तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है स्पेसिफिक तरीके से, लेकिन कोई कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। ये इस तरह के पार्ट्स हमारे पास एक मॉनिटर की शक्ल में बस ऐसी सब दिया हुआ है, लेकिन ये हम पिक्सेल्स कैसे देखते हैं, ये जितने भी इमेजेस हमारे स्क्रीन के ऊपर है, वीडियोस है, ये सब हमें कैसे दिखते हैं, ये जितने भी अंदर के प्रोसेसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो पल्सेस हैं हमारे CPUs के अंदर, ये कहाँ जाते हैं और किस तरह से जाते हैं, ये सारी चीजें जो है ये सब हमारा OS मैनेज करता है। OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होती है जो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर और जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम्स है उनको मिला देता है, ताकि आप आसानी से कंट्रोल कर सको। तो यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। सही है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक OS ना होती, तो अगर उसके बगैर आप अपना मशीन को बूट अप कर लो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब मॉनिटर में भी कुछ नहीं, कोई माउस और कीबोर्ड का भी कोई कंट्रोल नहीं होगा, आप वीडियोस भी वॉच नहीं कर सकते हो, साउंड भी नहीं सुन सकते हो, फोटोज भी एडिट नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कंप्यूटर बिल्कुल बेकार होगी। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके कंप्यूटर के अंदर। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, मतलब इसके क्या पार्ट्स है, वो क्या है रिस्पॉन्सिबल करने के लिए। तो सबसे पहले तो OS आपका हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है। तो हार्डवेयर डिटेक्शन से मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो फिर वो देखता है कि कौन कौन से पोर्ट्स कनेक्टेड हुए हैं। ये बिल्कुल आप इसी तरीके से ही समझो कि अगर आपका कंप्यूटर फॉर एग्जांपल ऑन हुआ हुआ है, आपके पास एक USB है, आपने USB का पोर्ट के अंदर उसको प्लग इन कर दिया, प्लग इन करने के बाद आपका कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसकी फाइल्स खोल देता है। तो इसको बोलते हैं हार्डवेयर डिटेक्शन। लेकिन ये तो हम एक्सटर्नल हार्डवेयर डिटेक्शन करते हैं जब कंप्यूटर एक दफा खुल जाता है, कोई और एक्सटर्नल ड्राइव प्लग इन करने के लिए या कोई CD लगाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज करने के लिए। लेकिन एक इंटरनल हार्डवेयर डिटेक्शन भी होती है कंप्यूटर्स के अंदर जब वो बूट अप होती है। ये जो आपका CPU है, हार्ड ड्राइव है, नेटवर्क कार्ड्स, मतलब है कि जब वाईफाई है वो नेटवर्क कार्ड से चलते हैं, तो जो आपका नेटवर्क कार्ड है, आपका जो माउस है, कीबोर्ड, ये सारी चीजें को वो डिटेक्ट करके ड्राइवर्स और मॉड्यूल्स को लोड कर लेता है। अच्छा, फिर ड्राइवर्स और मॉड्यूल्स क्या है, वैसे तो मेरे ख्याल से तकरीबन सबको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो ड्राइवर्स और मॉड्यूल्स बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है और बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है, मुश्किल से जैसे एक म्यूजिक का फाइल है तकरीबन 500 किलोबाइट्स का, तो ये जो ड्राइवर्स है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, अगर थोड़ी सी स्पीड जरा कम हो जाए तो सर मेहरबानी होगी। जी जी बिल्कुल सही है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक फाइल है, समझो कुछ 500 किलोबाइट्स का, तो वो एक एवरेज साइज होगी म्यूजिक फाइल का। तो अगर आपके पास एक ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, तो ड्राइवर का साइज होगा मुश्किल से 1 या 2 किलोबाइट, कहाँ 500 और कहाँ 1 या 2, मतलब बहुत फर्क है, बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है ये। तो ये सॉफ्टवेयर जब आप अपना कंप्यूटर को बूटअप करते हो, तो ये हार्ड ड्राइव, CPU, माउस, कीबोर्ड, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए ये ड्राइवर्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये ड्राइवर्स और मॉड्यूल्स ये जो भी है ये इस्तेमाल होते हैं ताकि हार्डवेयर आसानी से OS से कांटेक्ट कर सके और फिर OS उस
जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है या जो भी चीजें हैं उस सबको प्रॉपर्ली फॉरवर्ड कर सके CPU, नेटवर्क कार्ड, हार्ड ड्राइव या कोई भी अंदर के कंपोनेंट्स को। तो ये सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी OS का कि वो हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद मैनेजिंग प्रोसेस मैनेजमेंट से मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना ब्राउजर खोला है, ब्राउजर के साथ मैंने अगर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल दिया है, प्रीमियर प्रो या कोई भी ऐसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसके साथ मैंने खोल दी अपनी फाइल एक्सप्लोरर, तो इसके साथ मैंने खोल दी कोई और सॉफ्टवेयर, तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस में एक साथ कर रहा हूँ। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है OS का कि जितने भी प्रोसेसेस है ये इनको मैनेज कर सके। तो जिस तरह से हमारी दिमाग चलती है, बहुत सारी चीजें को एक साथ मैनेज करती है, इसी तरह से OS हमारे सारे प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं कि ये कितना मेमोरी ले रहा है, ये कितना CPU ले रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा है, चलो इसका यूटिलाइजेशन को कम कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं और OS का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सारे प्रोसेसेस को मैनेज कर ले। और फिर वो ये भी ऑप्शन देता है यूजर को कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वेब ब्राउजर है, अब आपका काम खत्म हो गया, आपको वेब ब्राउजर को बंद करना है, तो OS आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप खुद से इन प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर सको, स्टार्ट कर सको, पॉज कर सको, रीस्टार्ट कर सको, और इस तरह के जितने भी ऑपरेशन है वो आप खुद कर सकते हो। मैंने अपना वेब ब्राउजर खोला, ऑपरेशन स्टार्टेड, बंद की तो ऑपरेशन स्टॉप, रीस्टार्ट की या अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट की तो वो भी एक ऑपरेशन है। तो ये सब कंप्यूटर मैनेज करेगा। तो ये दूसरी पॉइंट है मैनेजिंग प्रोसेस। अच्छा, और मैं यहाँ 1 मिनट रुक देता हूँ, मुझे एक बस पॉइंट बोलनी है। वैसे तो स्टडीज के लिए जो है ना, चाहे वो PIIC हो या नॉर्मल स्टडीज हो, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से अगर आप इसमें न्यू हो तो डेफिनेटली आपको ये बहुत मतलब भारी लग रही होगी कि यार ये तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है, सबको मेमोराइज कैसे करूंगा। एक टिप है, मेमोराइज की तरफ आप नहीं जाओ, आप जाओ अंडरस्टैंडिंग की तरफ से। तो इससे मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये OS जो है वो आपका हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है, तो हार्डवेयर को डिटेक्ट करने का मतलब क्या है? हाँ, ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, ये जब OS डिटेक्ट करता है उसको तो फिर सिंक कर लेता है ताकि फिर आप आसानी से कम्युनिकेट कर सको OS से। मैंने वही बात बोल दिया है जो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन कितने सिंपल टर्म्स में मैंने बोला, वही टर्म्स में आपको ये समझनी है जिसमें आप समझ सको। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये सारे जितने भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये सब आपको खुद सोचनी है और आपको इस पर रिफ्लेक्ट करनी है कि इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और आप अपने वर्ड्स में इसको ले आके फिर अंडरस्टैंड करो। अगर आप ऐसे करोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी होगी किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए। स्पेशली ये जितने भी चीजें हैं, कमांड्स आपको मेमोराइज करनी है, जितने भी आपको पॉइंट्स मेमोराइज करनी है। अब तो खैर लिनक्स की एग्जाम्स हो गई है, मेरे ख्याल से अभी होने वाली है IoT, और मेरे ख्याल से सिर्फ IoT के लिए ही होने वाली है और मे बी AI के लिए भी, लेकिन CNC का हो गया है। तो जैसे CNC में भी जब हमने किया था तो हमने भी यही तरीका यूज किया था कि जितने भी यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको पहले समझो, और समझने के बाद फिर उसके बाद आपको खुद ब खुद उनको अपने वर्ड्स में लाके फिर समझना है। कोई भी आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं देगा जो बुक में लिखा हुआ है, आपको खुद समझनी पड़ेगी। तो ये बस मुझे ऐसे एक पॉइंट बोलनी थी पूरी, ताकि सबको कोई परेशानी ना हो याद करने में। और ये भी मैं बता दूं कि सारे पॉइंट्स भी याद करने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स जो आपके आएंगे वही सारा टेक्स्ट नहीं आएगा, मेन पॉइंट्स हो गए जितने भी बुलेट पॉइंट्स में है कि आपका OS क्या करता है, इट डिटेक्ट्स हार्डवेयर, इट मैनेज प्रोसेसेस, इट मैनेजेस योर मेमोरी, इट इनिशिएट्स यूजर इंटरफेस। ये जितने भी मेन पॉइंट्स है उन सबको याद करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद आपको आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल पे, क्योंकि ये सब काम नहीं आने वाला है असली लिनक्स के अंदर, ये मैं आपको अभी से ही बता दूं। तो आप कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ है मैनेज मेमोरी। तो मैनेज मेमोरी से मतलब ये है कि हर एप्लीकेशन जो आपका है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम और स्वैप मेमोरी चाहिए सही से चलने के लिए। तो ये जो आपका OS है ये रिस्पॉन्सिबल है ये रैम और स्वैप मेमोरी को एलोकेट करना, मतलब एक असाइन करना। तो इसका एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं एक दफा फिर अपना स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से मैं अपना पूरा स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको मेरी टास्क मैनेजर दिख रही है यहाँ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं जाता हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर, तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स हैं। तो ये आप देख सकते हो कि आपका सारा
मतलब ये आपका सारा मेमोरी का यूटिलाइजेशन और एलोकेशन बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी यहाँ यूटिलाइजेशन नीचे लिखा हुआ है, ये सीपीयू का यूटिलाइजेशन है। तो अभी फिलहाल ये 13%, 16%, 29%। तो ये जो सारा मैनेजिंग है ये सब ओएस हमारा करता है। तो यहाँ अगर मैं प्रोसेसेस का टैब में जाऊँ तो यहाँ और भी डिटेल में देख सकते हो कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस कितना मेमोरी और सीपीयू को यूज कर रहा है। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ नंबर, जैसे जूम अभी यूज कर रहा है तकरीबन 209 मेमोरी या एमबी में, और ये परसेंटेज भी बता रहा है कि कितना सीपीयू का पावर को यूटिलाइज कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हो 7.8, 4.8, 5.2। तो ये जितने भी वैल्यूज है इन सबको असाइन करने के लिए और ट्रैक करने के लिए ये सब ओएस का काम है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपना जूम एप्लीकेशन को बंद कर दी, तो बंद करने के बाद वो जो सारे रिसोर्सेज हैं वो ओएस वापस लेगा, और फिर जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो किसी और एप्लीकेशन को वो दे देगा। तो इसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी मैनेजमेंट। तो उसके बाद आता है इनिशिएट यूजर इंटरफेसेस। तो आपका यूजर इंटरफेस क्या है? अब अगर मैं अपना फॉर एग्जांपल सीएमडी खोल देता हूँ, ये है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ मैं अपने सारे कमांड्स को टाइप कर सकता हूँ। हम आगे जाके भी देख लेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या है। लिनक्स में भी इस कमांड प्रॉम्प्ट का एक वर्जन है, अभी तो मैं फिलहाल विंडोज के ऊपर हूँ। लिनक्स में इसको बोलते हैं टर्मिनल, तो विंडोज में इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो जो टर्मिनल या आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो एक लोएस्ट लेवल का जीयूआई बोला जाएगा। तो आपका असली कंप्यूटर तो क्या है, मैंने ऑलरेडी उस पर बात किया है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के, बस इलेक्ट्रिसिटी के पल्सेस चल रहे हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, 1 या 0। 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल पल्स है, 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्विचेस भी आते हैं जिसपे 1 या 0 लिखा हुआ होता है। तो 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी होता है। 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, 0 का मतलब है कि नहीं आ रही है। और कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो एक छोटे छोटे चीजें होते हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। तो ऐसे बिलियंस, मतलब है कि अरबों अरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर, और ईच ट्रांजिस्टर जो है वो एक स्विच की तरह एक्ट करता है। अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो 1, नहीं जा रही है तो 0। तो जितना ये ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जाते हैं उतना ही कंप्यूटर ताकतवर, मतलब पावरफुल होता जाता है। तो जितने भी आपके महंगे सीपीयूज हैं, तो जैसे i3, i5, i7, तो जाहिर सी बात है कि i7 i3 से ज्यादा महंगा होगा। तो इसका वजह ये है कि उसके अंदर वैसे तो उसका जो मेन प्राइस का इंक्रीज है वो इस वजह से है क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर्स ज्यादा अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं और बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये एक लॉ भी है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ, मूर्स लॉ। तो मूर्स लॉ का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास ट्रांजिस्टर्स है एक माइक्रोचिप के अंदर, माइक्रोचिप से मतलब आपका सीपीयू के अंदर, आपका रैम के अंदर या जो भी है, वो डबल हो जाएगा, उसका जो एवरेज है वो डबल हो जाएगा हर 2 साल। अब इससे मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी हो रहा है 2021, तो 2021 में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऑन एवरेज हर चिप के अंदर 1 अरब हमारे पास ट्रांजिस्टर्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये है इस लॉ के मुताबिक 2 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा कि जितने भी हमारे पास चिप्स है वो डबल हो जाएंगे। तो 2023 के अंदर, 2023 के अंदर हमारे पास 2 अरब चिप्स होंगे, 2 अरब ट्रांजिस्टर्स होंगे हमारे सीपीयू के ऊपर। फिर इसी तरह से 2025 में हमारे पास होंगे 4 अरब ट्रांजिस्टर्स। तो ये है मूर्स का लॉ। तो ये होता है कि मतलब बिल्कुल बेसिक्स में कैसे वर्क करता है। तो इसी तरीके से जब आप ये सारे इलेक्ट्रिकल पल्सेस को मिलाते हो और सीपीयूज में कुछ रूल्स होते हैं, तो ये जो रूल्स होते हैं इसके मुताबिक वो काम करता है। तो इन सारे रूल्स को और इलेक्ट्रिकल पल्सेस को और ये सारी चीजें को मिला के आपके पास ये एक बेसिक जीयूआई आती है। अच्छा, तो ये एक बेसिक टेक्स्ट बेस्ड जीयूआई है। जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो आप देख सकते हो ये एक विंडो है, और मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से मतलब स्नैप कर सकता हूँ, चिपका सकता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, मैं इसको इनलार्ज भी कर सकता हूँ, मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। तो ये जितने भी ऑपरेशन है ये बहुत ही, मैं इसको बोलूंगा बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो ये जितने भी प्रैक्टिकल ऑपरेशंस है, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, क्लिकिंग, पिंचिंग, ये सब जो है ये जीयूआई कर पाता है। तो अगर आपके पास एक कंप्यूटर के अंदर जीयूआई मौजूद है तो इसके अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए, वरना वो जीयूआई नहीं कहलाता है। तो इसलिए सीएमडी जो है आपका, जी सर अभी तक तो हमने जीयूआई जो पहले हमारे जहन में है कि जहाँ पे आइकन्स वगैरह साथ नजर आते हैं वो जीयूआई वाला इंटरफेस होता है। लाजमी नहीं है सर जी आइकन का होना लाजमी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कोई भी होता है,
जहाँ पे एक यूजर का और सिस्टम का आपस में इंटरफेस होता है, वही GUI कहलाता है। क्यों सर? यूजर का जी, तो यूजर इंटरफेस जो होती है यूआई, यूजर इंटरफेस, जी वो तो कुछ भी हो सकती है, मतलब वाकई में जी कुछ जी भी हो सकती है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का टेक्स्ट बेस्ड चीज है, आपने कंप्यूटर को ऑन की, बस आपको यही दिखेगा, बल्कि ये भी नहीं दिखेगा आपको, जैसे बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी आपको, बस एक ब्लिंकिंग डॉट होगी, उसमें आप चीजें टाइप कर सकते हो, आपकी बन गई यूजर इंटरफेस। ये भी सर, ये भी GUI कहलाएगा ना? जी बिल्कुल, यही मैं अभी फर्क बता रहा हूँ, यूआई और जीयूआई में क्या फर्क है। यूआई है यूजर इंटरफेस, कि आप एक चीज से इंटरेक्ट कैसे करते हो, आप एक चीज से मतलब आप उसको यूज कैसे करते हो, चलाते कैसे हो, तो वो होता है यूआई आपका। तो अगर मैं अपना मॉनिटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ एक माउस से, तो माउस मेरी यूजर इंटरफेस होगी मॉनिटर के लिए। तो इसी तरीके से ही अगर कोई ऐसा यूजर इंटरफेस है जो ग्राफिकल हो, ग्राफिकल से मतलब क्या है, आइकॉन्स, पिक्चर्स और इस तरह के ब्यूटीफुल चीजें जिसको बोलते हैं, तो वो होगी आपकी GUI, मतलब एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप जैसे मेरा कमेंट प्रॉम्प्ट पे अभी आप देख सकते हो कि ये GUI कहलाती है। अच्छा, ये GUI क्यों है? GUI इसलिए है क्योंकि ये आप यहाँ टेक्स्ट देख सकते हो, या आप एक ब्लिंकिंग डॉट देख सकते हो, ये ग्राफिक बोली जाएगी। आप टॉप लेफ्ट पे देख सकते हो, ये एक आइकॉन आपको नजर आ रही है, ये जो ब्लैक सी लिखा हुआ है, तो इसलिए ये एक GUI बोली जाएगी। तो लिनक्स जो है ये आपका GUIs को इनिशिएट कर सकता है। और लिनक्स में आपके पास दो मेन तरीके होते हैं इसको इस्तेमाल करना। एक तो आपके पास होती है यूजर इंटरफेस, GUI मतलब, और एक तो आपके पास होती है कमांड लाइन। तो ये दो मेन तरीके होते हैं जिससे आप लिनक्स को यूज कर सकते हो। तो ये भी एक OS का काम होता है, यूजर इंटरफेसेस को इनिशिएट करना, चाहे वो कोई ऐसे मतलब कमांड लाइन हो, या कोई GUI हो, या किसी और तरह का कोई इंटरफेस हो। अच्छा, एक और भी चीज होती है, मे भी आपको अगर कहीं दिखे तो ये अच्छी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, TUI। तो TUI का मतलब है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। तो लिख देता हूँ, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। और GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने इसका डेफिनेशन में लिखा, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। तो TUI का मतलब है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। तो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस आपकी इस तरह से होगी, जैसे मैंने अपनी नोटपैड खोली, तो ये आपकी हो गई टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू ही टाइप कर रहा हूँ। अगर आप इन बटन्स को भी हटा दो तो फिर तो ये बिल्कुल मतलब रॉ TUI हो जाएगी, इसमें कोई और चीज ही नहीं है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है, तो ये आपकी होगी TUI। अच्छा, फिर आपकी होती है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और फिर आपकी होती है UI, जो भी आपकी नॉर्मल यूजर इंटरफेस है, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड हो या चाहे वो ग्राफिकल बेस्ड हो, चाहे कोई और चीज का हो, कंप्यूटर्स का ही तो नहीं है ना यूजर इंटरफेस। आपके पास मोबाइल से, उनमें आपके पास स्क्रीन है, जिस तरह से बटन्स आप यूज करते हो मतलब उसको चलाने के लिए। यूजर इंटरफेस में ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पास एक आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फ्रिज है, मिसाल दे रहा हूँ वैसे, तो फ्रिज के साथ एक पावर कोड लगा हुआ होता है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पावर कोड को इस्तेमाल तो करनी पड़ती है, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट से लगाओ, फ्रिज से लगाओ, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाए। तो वो भी एक तरह का आप यूजर इंटरफेस बोल सकते हो। तो ये यूजर इंटरफेसेस हो गई। अब उसके बाद है एस्टैब्लिशिंग फाइल सिस्टम्स। तो OS जो आपकी होती है वो फाइल सिस्टम्स को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। तो ये आपका डायरेक्टरीज है, ये आपका एक्सेस मैनेजमेंट है, ये आपका डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, और आपके पास कितना एक्सेस है फाइल सिस्टम को, ये सबको कर सकता है। जी मेरे ख्याल से किसी ने सवाल पूछिए। आईजी। यस सर, ये TUI और कमांड लाइन इंटरफेस एक ही चीज है? जी, TUI जो है वो टेक्स्ट बेस है, जैसे आपका नोटपैड एप्लीकेशन है वो एक TUI बोली जाएगी। GUI आपकी होगी कोई भी और एप्लीकेशन जो आप हर दिन इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपका जूम है, ब्राउजर है, फाइल एक्सप्लोरर है, मेल है, ये सारी चीजें। तो TUI वैसे आमतौर पे इतना कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, कि अगर आपके पास बस एक सिंपल नोटपैड है, उस पर आप कोई भी और काम नहीं कर सकते हो, तो वो आपकी TUI बोली जाएगी, क्योंकि ना ही उसमें कोई ऐसी ग्राफिकल चीज है कि बोला जाए कि यार इसमें तो ग्राफिक्स है, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। ना ही वो है बिल्कुल, मतलब ग्राफिक्स तो फिर भी है ना, मतलब टेक्स्ट तो है, आप कुछ देख तो सकते हो, आपकी यूजर इंटरफेस तो है जिससे आप कुछ कर सकते हो, तो इसलिए वो UI तो है ही है। तो इसलिए वो एक मिडिल बनाया गया है इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए TUI के नाम से। तो ना ही वो GUI है, लेकिन UI तो बिल्कुल है, तो इसलिए उसका एक बीच का है TUI। अच्छा,
तो फिर हम जाते हैं एस्टेब्लिशिंग फाइल सिस्टम्स। तो इसमें आपका ओएस जो है वो आपका मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स को कंट्रोल करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी अपना फाइल एक्सप्लोरर को खोल देता हूँ, तो आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है फाइल एक्सप्लोरर। जी, सबको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है फाइल एक्सप्लोरर? जी सर, नजर आ रही है। सही है। तो यहाँ जो भी आपको फोल्डर्स या फाइल्स दिख रही है, ये है हमारा फाइल सिस्टम्स। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो ये आप सारे फाइल्स देख सकते हो। अब देखो ये किस तरह से अरेंज हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेक्शन है टुडे, या आपके पास एक सेक्शन है यस्टरडे, अर्लियर दिस वीक, वीक, लास्ट मंथ। इस तरह के आपके पास सेक्शंस बने हुए हैं इस डाउनलोड्स का फोल्डर के भी अंदर। तो अभी आप फॉर एग्जांपल समझो कि ये फोल्डर्स हैं। आपके पास एक टुडे का फोल्डर है, यस्टरडे का फोल्डर है, अर्लियर दिस वीक का फोल्डर है और लास्ट वीक का फोल्डर है। अब हर फोल्डर के अंदर ये फाइल्स होंगे आपके पास। जैसे इसमें आप देख सकते हो कुछ फाइल्स दिए हुए हैं, फिर यस्टरडे का फोल्डर के अंदर भी कुछ फाइल्स दिए हुए हैं। तो मैं मिसाल कह रहा हूँ, तो ये बोला जाएगा आपका स्ट्रक्चर, आपका फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इन सारा स्ट्रक्चर को हैंडल करता है। आप फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हो, इसका अलाउंस है, आप एक्सेस कर सकते हो, आर यू अलाउड टू एक्सेस दिस फाइल, ये सबको कंट्रोल करता है। आपका डायरेक्टरीज से मतलब है कि आपका फॉर एग्जांपल किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हुआ हुआ है, आपके पास कौन सा फोल्डर के बाद कौन सा फाइल आता है, आपके पास कौन सा फाइल के अंदर कौन सा फोल्डर के अंदर आपके पास कौन सी फाइल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक डायरेक्टरी का एग्जांपल है, सी यूजर्स विंडोज। ठीक है, ये एक नॉर्मल डायरेक्टरी है। इसका मतलब क्या है, सी का फोल्डर से शुरू करो, उसके बाद आप जाओगे यूजर्स का फोल्डर के अंदर, उसके बाद आप जाओगे विंडोज का फोल्डर के अंदर। तो ये एक पूरा फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर या डायरेक्टरी बोला जाए। तो ओएस ये सबको हैंडल करता है, इस सब का सेपरेशन को हैंडल करता है। और मेमोरी के अंदर जो होती है, मेमोरी के अंदर ये इस तरह के फाइल्स नहीं बने हुए होते। ये भी एक और बात होती है जीयूआई का। जीयूआई का फायदा क्या है, इसमें हमें क्या फायदा होता है। अब अगर मैं सीएमडी खोलूं और मैं फाइल सिस्टम खोलूं, यकीन करो जो भी आप चीजें फाइल सिस्टम के साथ करते हो, जो मेरा लेफ्ट पे अभी है मेरा नॉर्मल फाइल सिस्टम, जिससे मैं फोल्डर्स खोल सकता हूँ, फाइल्स खोल सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, वो ही चीज है आप अपना इस कमांड प्रॉम्प्ट के साथ कर सकते हो जो अभी राइट में है। तो जाहिर सी बात है, जमीन आसमान का फर्क है। ये कितना आसान लग रहा है यूज करने में और कितना आसान है भी यूज करने में, और इसमें आपको सारा टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स टाइप करना पड़ेगा, और मतलब वैसे तो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है यूज करना। तो ये इसका फायदा है। जीयूआई जो होते हैं वो आमतौर पे बहुत ही आसान होते हैं इस्तेमाल करना, और इस वजह से जीयूआई आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लिनक्स जो है वो एक बैलेंस है, उसमें सारे जीयूआई की चीजें भी नहीं है और उसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कमांड लाइन है, उसमें कोई और चीज नहीं है। वो एक बैलेंस है दोनों का। और कुछ ऐसे लिनक्स के भी वर्जन होते हैं, अभी हम आगे जाके अभी देखते हैं कि लिनक्स के फ्लेवर्स बोले जाते हैं, वर्जन बोले जाते हैं। कुछ ऐसे फ्लेवर्स या वर्जन है जिसमें आपके पास सिर्फ सीएमडी होती है, कोई आपके पास जीयूआई नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे उबुंटू लिनक्स, जिसमें हम खत्म होने वाला क्लास का जी टाइमिंग आ रही ऊपर जी। तो अभी यहाँ हमारे पास फाइल सिस्टम का एस्टेब्लिशिंग है। तो ये जिस तरह के उबुंटू लिनक्स के अंदर आपके पास एक बैलेंस होती है, आपके पास जीयूआई भी होती है और फिर उसके बाद आपके पास एक आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स भी होती है, टीयूआई होती है। जिस तरह कमांड लाइन है, आपका कमांड लाइन भी वैसे एक टीयूआई बोली जा सकती है। तो इसी तरीके से ही आपके पास कुछ में सिर्फ टीयूआई होगी और कुछ में जैसे बैलेंस है उबुंटू लिनक्स में। तो ये हो गई आपकी फाइल सिस्टम्स। तो उसके बाद हम आते हैं मैनेज एक्सेस एंड यूजर ऑथेंटिकेशन। अभी मेरे ख्याल से अभी मीटिंग एंड होने वाली है, क्योंकि हमने 15 मिनट वेट की थी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर सब फॉरन वापस ज्वाइन कर सके, मैं एक और लिंक अभी शेयर करता हूँ ग्रुप के ऊपर। तो अभी मैं फिलहाल इस मीटिंग को अभी क्लोज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में आपको अभी लिंक सेंड करता हूँ, तो हम उधर से शुरू कर लेंगे। सही है? ठीक है सर। ठीक है, सही है।
सर आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं IoT में? सर मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैंने खुद डिसाइड नहीं किया कि मुझे अभी आईटी के अंदर करना क्या है। तो मैं वैसे तो हर चीज़ को एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल तो अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह PIIC का एंड तक मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे कौन सा ट्रैक के ऊपर जाना है, क्योंकि मैंने तीनों कोर्सेज लिया हुआ है। ब्लॉकचेन के अलावा मैंने AI, CNC, IoT तीनों दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह एंड तक डिसीजन हो जाएगी कि मुझे IoT या CNC के अंदर जानी है, क्योंकि AI में मुश्किल ये है कि मेरा मैथ्स का जो बैकग्राउंड है वो काफी मतलब इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए मुझे मुश्किल तो अभी भी काफी हो रही है। तो देखते हैं इंशाल्लाह अगर कुछ सही हो जाता है तो मैं उसको भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अभी सब आ गए हैं, तो अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हम थे मैनेज एक्सेस एंड यूजर ऑथेंटिकेशन। तो OS जो आपकी होती है उसमें आप यूजर अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट परमिशंस के साथ, और हर अकाउंट का एक्सेस डिफरेंट फाइल्स के लिए होंगे और डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। अब इससे मेरा मतलब क्या है? अब वैसे तो इसका बेस्ट एग्जांपल यही है विंडोज के लिए। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, वरना तो उसकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन आप विंडोज में एक और अकाउंट पे लॉग इन कर सकते हो। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आप उसमें 2 अकाउंट्स को रजिस्टर कर सकते हो, और डिपेंड करता है जो भी यूज कर रहा है वो अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी आप लॉगिन हो जाते हो अपने कंप्यूटर के अंदर एक दूसरा अकाउंट में, मैं अभी विंडोज की ही बात कर रहा हूँ, तो आपके जितने भी फाइल्स है प्रीवियस अकाउंट का वो सब चले जाते हैं। तो अगर आपके पास एक अकाउंट है जिसमें फॉर एग्जांपल ये एक है फाइल ब्रोशर राइटअप, फॉर एग्जांपल ये फाइल मेरा अकाउंट के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं अपना अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ तो मुझे दिखेगी। अगर मैं दूसरा अकाउंट के अंदर जाता हूँ तो मुझे ये फाइल नहीं दिखेगी, ये गायब हो जाएगी। तो ये कंप्यूटर से गायब नहीं होती है, ये OS मैनेज करता है आपका यूजर ऑथेंटिकेशन, और यूजर के हिसाब से वो उसके परमिशंस के हिसाब से फाइल्स और प्रोसेसेस और ये सब दिखाता है आपको। तो इसलिए जब आप एक नया अकाउंट के अंदर लॉग इन होते हो तो आपको दूसरे बंदे की चीजें नहीं दिखते हैं, ये सब OS मैनेज करता है। तो इसी तरीके से जिस तरह आपको कुछ फाइल्स या प्रोसेसेस नहीं दिखेंगे अगर आप एक और अकाउंट के अंदर हो उसी कंप्यूटर के ऊपर ही, इसी तरीके से ये भी होता है कि अगर आपने किसी फाइल के ऊपर लॉक लगा दिया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक PDF फाइल के ऊपर लॉक लगा दिया है, तो वो OS कैसे डिटेक्ट करता है कि ये लॉक हुआ हुआ है? कि जब वो स्कैन करता है आपका ड्राइव को, अभी आपको डिस्प्ले कैसे करता है, जितने भी आपके पास फाइल्स है वो पहले ड्राइव को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद आपको दिख जाती है। और स्कैनिंग कब होती है? ये स्कैनिंग होती है जब आपकी कंप्यूटर बूट हो जाती है, तो ये पूरा हार्ड ड्राइव को स्कैन करके आपको सारी चीजें दिखा देता है जो भी आपके पास फाइल्स और फोल्डर्स और सब है। तो ये जितने भी चीजें हैं ये सब अगर आप स्कैन करते हो, हार्ड ड्राइव स्कैन करता है, तो उसके अंदर अगर कोई भी ऐसी फाइल दिखती है जिसमें एक स्पेशल कोड लिखा हुआ होता है, तो वो उस कोड का जो परमिशन है इसको एक हैश बोलते हैं, उस हैश को चेक कर लेता है। इस जो भी आपका फाइल है वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा हैश है जिसके पास कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं है, तो वो देखता है कि बेसिकली ये पासवर्ड लॉक है, एक हैश ढूंढता है उस फाइल के ऊपर कि ये प्रोटेक्टेड हुआ है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो इस बात को याद रखता है। तो अगर यूजर फिर उस फाइल को एक्सेस करना चाहता है तो फिर वो मांगेगा पासवर्ड के लिए, क्योंकि वो जो हैश है वो मैच तो हुआ नहीं है कंप्यूटर से साथ, उसको पता चल गया है कि ये तो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, उस पे तो वो हैश नहीं है मौजूद, तो फिर पासवर्ड के लिए मांगता है। अच्छा, ये आप मुझे सही पासवर्ड बता दो, फिर मैं पासवर्ड को कंपेयर करूंगा जो हैश लिखी हुई फाइल के अंदर, और अगर ये सही निकली तो फिर उसके बाद मैं आपको एंट्री दे दूंगा इस फाइल के अंदर जो भी आपको प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से होती है यूजर ऑथेंटिकेशन, और इसी तरीके से ही आपकी यूजर ऑथेंटिकेशन होती है अकाउंट्स के लिए जब आप लॉग इन करते हो तो भी। तो ये जो आपकी हैश होती है, जो आपकी कोड होती है, ये फाइल के अंदर सेव हुआ हुआ होता है आपकी PDF फाइल के अंदर, इसलिए अगर आप एक और कंप्यूटर पे ट्रांसफर करते हो तो भी आपकी एकदम से ये लॉक चली नहीं जाती है, ये रहती है सारे विंडोज के कंप्यूटर्स के ऊपर रहती है। और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स या एल्गोरिदम्स हैं जो अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी ले जाओ, जैसे कोई विंडोज का फाइल है वो आप लिनक्स पे ले गए तो भी आपको वो लॉक रहेगी, वो जाएगी नहीं, कुछ ऐसे मौजूद है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया यूजर ऑथेंटिकेशन का। और इसी तरीके से अगर आप अपना कंप्यूटर पे कोई और अकाउंट में लॉग इन करना चाहते हो तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपके पास वो ऑथेंटिकेशन लगी हुई है कि वो कंपेयर करता है आपका कंप्यूटर के साथ कि ये जो इसका पासवर्ड है, ये जो इसका हैश है, ये मैच करता है जो यूजर ने टाइप किया है, नहीं मैच करता है तो उसको एंट्री नहीं दो, मैच करता है तो उसको एंट्री दे दो। तो ये है यूजर ऑथेंटिकेशन, तो ये सब OS मैनेज करता है।
फिर उसके बाद प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूसेज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूसेज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है टास्क मैनेजर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बोली जाएगी। एक और भी है डिस्क पार्टीशनिंग, या आप देख सकते हो क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस, तो ये कंट्रोल पैनल की एक टूल है डिस्क मैनेजमेंट, तो ये भी एक टूल है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं टूल का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बोली जाती है। तो एक स्पेशल टूल्स है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, जिससे आप ओएस की स्पेसिफिक चीजें देख सकते हो और मैनेज कर सकते हो, जैसे यूजर्स को ऐड करना या रिमूव करना, डिस्क स्पेस को एलोकेट करना, जो आप डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक नई ड्राइव लगी हुई है तो आपको अभी उसको एक्टिवेट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, लिनक्स में तो ये बहुत मसला होता है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस चाहिए। अब आपने नोट तो जरूर किया होगा अगर आपने विंडोज काफी देर तक इस्तेमाल किया हो, कि जो भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो उसमें आपको एक चीज को यस या नो करना होता है, परमिशन देना होता है, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। मतलब है कि आप कंप्यूटर को बोलते हो या कंप्यूटर आपको पूछता है और आपको यस या नो का जवाब देना होता है, या तो पासवर्ड के थ्रू या फिर सिर्फ यस या नो को क्लिक करने से आपको जवाब देनी होती है कि आप इस प्रोग्राम को या इस एप्लीकेशन को एक तरह से आप समझो गॉड प्रिविलेजेस देते हो इस फाइल के ऊपर या अपना कंप्यूटर के ऊपर, ताकि वो अपना टास्क परफॉर्म कर सके। उसको कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी, यार इसका ये चीज ब्लॉक हुआ हुआ है, ये चीज का मुझे एक्सेस नहीं दिया हुआ है। अगर आप एक दफा अपनी किसी एप्लीकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस देते हो तो फिर उसके बाद वो कोई भी चीज कर सकता है आपका कंप्यूटर के ऊपर। और लिनक्स में ये ज्यादा मसला है, क्योंकि लिनक्स में तो यार कसम से हर कमांड में आपको लगानी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ता है और वो सब करना पड़ता है। मतलब वाकई में अजाब के करीब है, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, कोई भी अगर आप ऐसी फाइल को चेंज करना चाहो जो सेंसिटिव फाइल बोली जाए, तो ये सारे चेंजेस के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए। तो लिनक्स में वाकई में आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के लिए के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं अभी बात कर रहा हूँ कमांड लाइन का। अब विंडोज में तो क्योंकि GUI का है और लिनक्स का भी जो GUI है उसमें इतना मसला नहीं होता है, तो उसमें फिर भी चल जाता है। लेकिन क्योंकि लिनक्स में काफी इस्तेमाल जो है वो TUI मतलब एक कमांड लाइन का भी होता है, इसलिए क्या है। अच्छा, तो वो हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव यूसेज। मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी दिखाई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस का। आपका टास्क मैनेजर है और आपका डिस्क मैनेजमेंट है। तो ये इस तरह के सेंसिटिव चीजें कर सकते हैं आपका कंप्यूटर के ऊपर, जिससे आपकी कंप्यूटर टूट भी सकती है। लेकिन यही बात है कि आपको हर एक को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस नहीं देनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को जो ट्रस्टेड है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे सिक्योरिटी का चैप्टर में। उसके बाद है स्टार्टअप सर्विसेज। तो ओएस जो है वो सेवरल प्रोसेसेस को रन करता है बैकग्राउंड में, तो उनको बोलते हैं हम डायमंड प्रोसेसेस। तो इनका एक एग्जांपल ये है कि विंडोज में आपके पास ये एरो दिया हुआ है शो हिडन आइकॉन्स, में इसको क्लिक करता हूं, आप ये देख सकते हो ये बहुत सारे यहाँ आइकॉन्स दिए हुए हैं। तो ये सब है बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो ये जितने भी आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ओएस कंट्रोल करता है। और एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक आपकी सिर्फ ये बुक शेयर हुई हुई है, फुल स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई। अच्छा, सिर्फ बुक शेयर हो रही है सर। अच्छा ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ जी। तो मेरा मतलब ये था कि जैसे ये टास्क मैनेजर है या आपका डिस्क मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है, ये जितने भी इस तरह के एप्लीकेशंस हैं ये सब आपके पास ये सब GUI बोली जाती है। और जो मैंने आपको पिछला एक एग्जांपल बताया था ये फाइल एक्सप्लोरर के बारे में, जो मैं बता रहा था, ये फोल्डर्स और सब, वो आपको समझ आ गई थी, वो आपको दिखा था उस वक्त? नहीं, उस वक्त से सिर्फ बुक ही दिख रही थी। अच्छा, तो वो टास्क वो नजर आ गया। अच्छा, तो बताना तो था यार। तो एस्टैब्लिशिंग फाइल सिस्टम्स का मेरा मतलब ये है कि आपके पास ये इस तरह के फोल्डर्स है, आपके फाइल्स है, तो जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड हुआ हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो एक्सेसिंग है, कौन से परमिशन दिया हुआ है, वो सब आपका ओएस कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद जो हम अभी पॉइंट पे है मैनेज एक्सेस एंड यूजर ऑथेंटिकेशन, तो वो तो इसी से ही रिलेटेड है आपका फाइल सिस्टम और सबसे। और फिर उसके बाद ये जो आपका प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूसेज का पॉइंट है, ये इसमें टास्क मैनेजर और डिस्क मैनेजमेंट है। ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म्स बोले जाए जिसमें आप
स्पेसिफिक जैसे सेंसिटिव ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपकी अगर ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो आपका कंप्यूटर भी टूट सकती है, इसलिए इनको सेंसिटिव ऑपरेशंस बोले जाते हैं। और इसके इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर होने की जरूरत है, आपको उनका पासवर्ड पता होने की जरूरत है, वरना आप ये ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और ये मसला लिनक्स में बहुत ही ज्यादा है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, फिर आखिरी वाली चीज स्टार्टअप सर्विसेज। तो जो आपके ओएस है वो सेवरल प्रोसेसेस को एक साथ मैनेज कर पाती है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो ये जो आपके नीचे ये एरो दिख रही है यहाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे आइकॉन्स हैं, तो जितने भी आइकॉन्स हैं ये सब आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस बोले जाते हैं। तो ये इसका जो कंट्रोल है वो डायमंड करता है। तो आपका डायमंड क्या है? आपका डायमंड आप ऐसे समझो कि अब आगे तो हम देख लेंगे लिनक्स आर्किटेक्चर के अंदर, लेकिन डायमंड आप समझो कि ये आपका एक मेन प्रोसेसर है, आपका सीपीयू है। तो आपका सीपीयू एक हार्डवेयर प्रोसेसर बोला जाए, तो उसका अगर आप कोई वर्चुअल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा डायमंड। तो ये भी हम, ये तो एक बहुत ही मतलब बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, अगर आपको समझ नहीं भी आया तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरा मेन पॉइंट ये है कि जितने भी इस तरह के बैकग्राउंड सर्विसेज हैं वो सब डायमंड मैनेज करते हैं, समझो कि आपका सीपीयू ही मैनेज करता है। और ये जितने भी आपको चीजें, इस एरो पे क्लिक करो तो आपको जितने भी एप्लीकेशन दिख रही है ये सब बैकग्राउंड एप्लीकेशन या स्टार्टअप प्रोग्राम्स बोले जाते हैं। तो जो ऑटोमेटिकली आपका ओएस स्टार्ट कर लेता है या बैकग्राउंड में रन करता रहता है, आपका कोई भी मतलब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आपको कुछ बताना नहीं होता है, आपको कुछ पता भी नहीं, होश भी नहीं कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, आपका ये हर चीज ओएस मैनेज कर लेता है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं, अब एक मैं आपको एक एग्जांपल बोल सकता हूँ। समझो कि आप एक वर्क सेटिंग के अंदर एक मैनेजर हो। वैसे तो उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग मैनेजर्स होंगे, चाहे छोटा लेवल पे ही क्यों ना हो। आप मतलब मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस होते हैं, जो वर्क होता है, वो सबने कभी ना कभी तो किया ही होगा जिंदगी में, चाहे जॉब का लेवल पे या चाहे ऐसी नॉर्मली। तो अगर आपके पास एक ओएस है तो ओएस आपकी एक मैनेजर की तरह है, जो आपका टीम को चेक रखता है, टास्क देता है, वो जो भी वर्कलोड है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि सबके पास इक्वल वर्कलोड है। वो चेक करता है कि हाँ भाई अभी सब सही चल रहा है, अभी काम खत्म हो रहा है, कोई मसला तो नहीं है, सबका परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो ओएस आपका एक मैनेजर की तरह है, इस तरह से भी सोच सकते हो। तो आपका हर मेंबर जो है, टीम का जो हर मेंबर है, उसके पास हर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका मैनेजर जो है वो इन सारी टीम्स को मतलब टुगेदर वर्क कराता है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही अलग टीम्स के अंदर हो, मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप हो फॉर एग्जांपल जैसे एचआर या कोई आप मैनेजर हो फॉर एग्जांपल, आपको तो कुछ भी नहीं पता है आईटी के बारे में, आपको तो कुछ भी नहीं पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ पाइथन, ये इफ एल्स फॉर लूप, ये क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये जो कम्युनिकेशंस होती है, जो मैनेजर जो होती है, उसको एक हद तक पता होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी क्या कर रहा है, जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट्स वो क्या कर रहे हैं, हर चीज का एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और वो बेसिक नॉलेज मैनेजर ही चेक उसको पता होता है, और वो चेक करते रहता है कि हर चीज सही तो जा रही है। तो ये है ओएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओएस एक आपकी मैनेजर की तरह है जो हर चीज को चेक करता रहता है और मेक श्योर करता है कि कोई मसला तो नहीं आया है, और अगर कोई मसला है तो फिर उसको रिजॉल्व भी कर देता है। अच्छा, तो एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे विंडोज में जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैक ओएस है तो उसमें जैसे आपके पास वर्जन्स है, तो अगर आप मैक ओएस को इस्तेमाल नहीं करते हो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैक ओएस में वर्जन्स होते हैं, तो ये वर्जन्स का इसका जो नाम होता है वो इस तरह से डिनोट होती है। आपके पास फॉर एग्जांपल है 10.13, तो ये है 13th वर्जन, फिर 10.14, 10.15, 10.16, इस तरह से इसकी सारी वर्जन्स होती है। तो इसी तरीके से ही आपके पास मैकओएस की वर्जन्स है जितने भी आपके पास है, और आपके पास लिनक्स भी है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम बोले जाते हैं। कुछ और भी है, यकीन करो कि इन तीन के अलावा भी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद है। एक का नाम है फ्री बीएसडी, पहले जमाने में बहुत ही मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, मतलब बहुत ही ज्यादा, तो पहले ये भी इस्तेमाल होता था। और फ्री बीएसडी के अलावा भी लिनक्स के, जिस तरह मैंने आपको बोला फ्लेवर्स या वर्जन्स होते हैं, उस तरह के भी बहुत सारे हैं। तो अब लिनक्स इन सब के अंदर कहाँ आते हैं? ये सब हमने अभी बात किया है, क्या ये सब हमने बात किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। अब ये सब लिनक्स के साथ कहाँ मैच हो रही है? हमने तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, अब लिनक्स यहाँ कहाँ से आता है? अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं कि लिनक्स क्या है। अब ये वैसे काफी
इजी सेक्शन है उसमें, तो चलो ये बुलेट पॉइंट्स है, तो मुझे सही से समझाना था कि ओएस एग्जैक्टली ये चीजें करता है। तो अब हम इस चैप्टर को, आई थिंक इसमें इतनी देर नहीं लगेगी, तो थोड़ा इसमें जल्दी जाएंगे। तो सबसे पहले तो लिनक्स आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह के अभी पिछले सेक्शन में आपको मैंने एग्जांपल्स बताए हैं। तो जो मेन डिफरेंस है लिनक्स और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, वो ये है कि लिनक्स ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है, एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ के। लिनक्स जो है वो कंटिन्यूअसली डेवलप्ड है। तो कंटिन्यूअसली डेवलप का मतलब क्या है कि इस पे काम होता जा रहा है, कभी बंद नहीं है। पिछले 30 साल से कंटिन्यूअसली हर दिन इस पे कोई ना कोई काम होता ही रहता है। और यहाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कोलैबोरेटिवली। कोलैबोरेटिवली का मतलब है कि बहुत सारे लोग एक साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस एक बंदा काम करता जा रहा है, ऐसा नहीं, सब कोलैबोरेशन के साथ, टीम वर्क के साथ, मैनेजमेंट के साथ ये सारा काम कर रहे हैं। तो ओपन सोर्स सिस्टम जो होते हैं वो जैसे लिनक्स, वो कंटिन्यूअसली डेवलप होता है और एक ग्रुप या टीम उसको मैनेज करता है, और उसमें भी कुछ हायर लेवल के मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं जो हर चीज को मैनेज करते हैं और देखते हैं कि ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितने भी लोग चेंजेस ला रहे हैं हमारा ये लिनक्स का कर्नेल के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये सब सही तो है, इसमें कोई बग्स तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम इस कोड को इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर कोई ना कोई ऐसी बग आएगी जिसकी वजह से फिर चलेगी ही नहीं लिनक्स। ये सारी चीजें देखनी होती है। तो उसके बाद विंडोज और आपकी एप्पल जो होती है, मतलब एप्पल का एक शॉर्ट फॉर्म है, या तो आप इसको मैक ओएस बोल सकते हो या फिर आप उसको ओएस एक्स बोल सकते हो। तो विंडोज जो आपकी है, तो विंडोज और ओएस एक्स के बजाय लिनक्स जो है, क्योंकि विंडोज और ओएस एक्स जो है वो कंपनी के साथ टाई हुई है। विंडोज है विंडोज का, ओएस एक्स है एप्पल का, लेकिन लिनक्स जो है वो किसी एक कंपनी का नहीं है। बहुत सारे लोग इसको एक साथ शेयर करते हैं, डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं, और सब खुद ही खुद इसका कॉस्ट को उठाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक कंपनी इसका कॉस्ट को उठा रहे हैं। तो इसमें जितने भी कंपनीज या लोग रिसर्च करते हैं, जितने भी लोग या कंपनीज डेवलपमेंट करते हैं, जो भी इसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट है, वो सब अपने ऊपर ही उठा लेते हैं कम्युनिटी के लिए। तो इसलिए ये जो ओपन सोर्स की एक कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है पूरी दुनिया में, पूरी लिनक्स की दुनिया में, तो ये कंपनीज के अमंग कंपनीज तो और डेवलपर्स जो है, इसकी वजह से ही लिनक्स एक बहुत ही अच्छी इकोसिस्टम बनी है। तो इस वजह से लिनक्स जब शुरू हुई थी तो बहुत ही लो लेवल पे शुरू हुई थी, कोई इतना खास नहीं था, लेकिन कम्युनिटी की वजह से और इसकी इम्प्रूवमेंट्स की वजह से, तो सिर्फ कम्युनिटी की वजह से, ऐसा नहीं कि यार अब इसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए, अब ये इसके लिए मुझे ये रिटर्न मुझे इसमें रिटर्न वैल्यू चाहिए। इसमें ओपन सोर्स काम में ऐसा नहीं होता है। ओपन सोर्स काम में वाकई में जिस तरह आप फी सबीलिल्लाह काम करते हो, बिल्कुल ऐसी ही बात है। आप लिनक्स का कम्युनिटी, पूरी दुनिया की कम्युनिटी, लोगों का फायदे के लिए आप काम कर रहे हो, इसमें पैसे बेस्ड का कोई फायदा नहीं है। तो ओपन सोर्स सिस्टम्स इसी तरीके से होती है कि सब कोलैबोरेशन करते हैं, किसी को कोई पैसे नहीं मिलते, सब खर्चा खुद ही उठा लेते हैं, सिर्फ इस नियत से कि ये जो प्रोडक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं इसको हम और भी बेहतर बना सके, ताकि हम दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा सके। तो ये इसका मेन मकसद है। तो लिनक्स जब शुरू हुई तो उसमें रिस्ट वॉचेस में इस्तेमाल होती थी, जिस तरह आपके स्मार्ट वॉचेस और सब है, वो तो खैर अभी एक रिसेंट एग्जांपल है। पहले का एग्जांपल एक बोला जाए, एक नॉर्मल कंप्यूटर है आपके पास, तो उसके बाद आपके पास सर्वर्स में इस्तेमाल होना शुरू हो गई। अब सर्वर्स के बाद फिर उसके बाद एंड्रॉइड जो है, मेरे ख्याल से कुछ लोग को पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन एंड्रॉइड जो है, जो सब तकरीबन हर कोई अपना मोबाइल में इस्तेमाल करता है, जो लोग iOS यूज करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो लोग एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड एक्चुअली लिनक्स के ऊपर बेस्ड हुआ है। तो जब लिनक्स बनी थी तब एंड्रॉइड थी नहीं उस वक्त, लेकिन जब एंड्रॉइड बनी थी तो एंड्रॉइड इसी इंटेंशन के साथ ही बनी थी कि ये ओपन सोर्स रहे, ये गूगल ने ही बनाया है, और इंटेंशन भी यही थी कि ये एक हमारी चीज होनी चाहिए जो ओपन सोर्स रहे, सब इसको एडिट कर सके, सब इसका कोड को देख सके, और इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी हो सके। तो क्योंकि लिनक्स एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही अच्छी तरीके से ही मैच हो रही थी एंड्रॉइड के साथ, और उनके रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो गए थे। लिनक्स बहुत ही फास्ट सिस्टम है, उसका सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है इसलिए उसका सारा कोड भी देख सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसे वायरसेस और सबका भी बहुत ही लो चांस है। तो हम चलो इसको एंड्रॉइड के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसलिए ये इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी चीजें में लिनक्स इस्तेमाल होता है। अब स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है, कम से कम भी 100 कंपनीज और 1000 से ज्यादा डेवलपर्स पूरी दुनिया में
हर मतलब एक साथ काम करते हैं एक कर्नल रिलीज के लिए। अब कर्नल रिलीज क्या होता है? कर्नल जो आपकी होती है वो लिनक्स का एक कोड कंट्रोल सॉफ्टवेयर होती है। तो इसका हम अभी एक आर्किटेक्चर आगे जाके देख लेंगे, लेकिन कर्नल जो आपकी है वो आप इस तरह से समझो कि ये आपकी एक मेन सॉफ्टवेयर है जो हर चीज को कंट्रोल करती है। तो सीपीयू जो है वो आपकी वो हार्डवेयर फॉर्मेट में है, आपकी सीपीयू हर चीज को कंट्रोल करती है, वो कंप्यूटर की ब्रेन है। आपने पढ़ा होगा पिछले ग्रेड्स में कंप्यूटर साइंस की क्लासेस में कि सीपीयू आपको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। तो इसी तरीके से ही आपकी जो कर्नल है ये कोई फिजिकल चीज नहीं है आपका कंप्यूटर के अंदर, ये एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये आपका मेन सेंट्रल सॉफ्टवेयर है जो हर चीज को मैनेज करती है। तो उसकी जो कनेक्शन है वो ही सबसे ज्यादा क्लोज है सीपीयू के साथ। मतलब है कि सीपीयू अगर कोई इंस्ट्रक्शन बताता है तो वो कर्नल को जाता है, फिर कर्नल उस इंस्ट्रक्शन को फॉरवर्ड करता है कोई भी और कंप्यूटर की प्रोसेस को, और फिर जब उसकी आउटपुट निकलती है तो फिर हमें मतलब है कि यूजर को फॉरवर्ड होती है। तो लिनक्स जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है वर्जन्स। तो इसका एक और भी नाम है फ्लेवर्स, तो इनको बोलते हैं हम लिनक्स फ्लेवर्स। तो इनमें कोई हर एक फ्लेवर का या हर एक डिस्ट्रीब्यूशन या वर्जन का अपना अपना एक अपना अपना कोई बेनिफिट होता है। जैसे आर्च लिनक्स है, ओपन सोर्स लिनक्स है, आप कुछ वर्जन देख सकते हैं यहाँ नीचे, आर्च लिनक्स, ओपन सोर्स लिनक्स, उबुंटू लिनक्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, और रेड हैट लिनक्स। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं। तो हर एक का अपना अपना फायदा होता है, हर एक का अपना अपना यूसेज का भी एक तरीका होता है, और इसलिए ये बिल्कुल प्रेफरेंस के ऊपर है, आपका वर्क के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लिनक्स का वर्जन या फ्लेवर को इस्तेमाल करनी है। तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। जैसे आर्च लिनक्स के अंदर मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। आर्च लिनक्स फुल्ली टीयूआई बेस्ड है, जो मैं अभी बता रहा था टीयूआई और जीयूआई के बारे में। तो आर्च लिनक्स फुल्ली टीयूआई बेस्ड है, उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की काम होगी, जो भी आप करोगे वो टेक्स्ट के थ्रू होगी। कोई भी आपके पास इस तरह की जीयूआई या विंडो नहीं होगी। वो एक बिल्कुल सिंपल सीधा साधा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे बिल्कुल सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है और बहुत ही लाइट वेट है। और फिर उसके बाद आपकी आती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स बहुत ही पॉपुलर है सर्वर्स के लिए। तो सेंटोस और ओपन सोर्स ये दो सबसे मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर्स है या वर्जन है लिनक्स के, जो सर्वर्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सर्वर है और अगर आपको उसमें लिनक्स ही चलाना है तो फिर आमतौर पे लोग ओपन सोर्स को इस्तेमाल करते हैं। खैर उबुंटू के पास भी अपने कुछ ऑप्शंस हैं, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ख्याल से कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे उबुंटू सर्वर के बारे में। तो उबुंटू सर्वर भी बिल्कुल एक वर्जन है उबुंटू का जो सर्वर्स के साथ चलती है, लेकिन ये 100% जैसे सर्वर ऑप्टिमाइज्ड चीज है, तो इसके भी अपने फायदे हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद आता है उबुंटू। उबुंटू भी आपका एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उबुंटू का मेन फायदा ये है कि वो सबसे कॉमन वर्जन बोला जाता है और वो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट वर्जन बोला जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज का बैलेंस है। ना ही बिल्कुल जीयूआई बेस्ड है जिस तरह विंडोज है, ना ही बिल्कुल टीयूआई बेस्ड है जिस तरह आर्च लिनक्स है। एक बहुत ही अच्छा बैलेंस है और इसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स है जो बिगिनर यूजर्स के लिए अच्छा है, कि जैसे ऑटो अपग्रेड्स है, ऑटो सिक्योरिटी पैचेस है। अगर आपके पास कोई उबुंटू जो है, ये जो पूरा टीम है, उबुंटू के पीछे जो टीम काम कर रहा है उसका नाम है कैनोनिकल। तो स्पेलिंग कैनोनिकल। तो ये जो टीम है ये काम करता है उबुंटू के ऊपर और ये इसके सारे सिक्योरिटी पैचेस रिलीज करता है। अगर कोई बग आया या कोई वायरस आया लिनक्स के ऊपर, उबुंटू लिनक्स के ऊपर, तो उस वायरस को ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद वो जो कोड है वो उसको चेंज तो करना ही है। अब कितने बिलियंस अरबों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में लिनक्स, अब सबको ये चेंज कैसे पहुंचाएंगे? ये पहुंचाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू या अपडेट्स के थ्रू, जिस तरह विंडोज में भी अपडेट्स होती है। तो इस तरह के जो अपडेट्स होती है वो आमतौर पे किसी और लिनक्स का वर्जन में होती ही नहीं। अगर आपके पास कोई अपडेट आती है ओपन सोर्स या आर्च लिनक्स या कोई और वर्जन में, तो आपको क्या करनी पड़ती है? पूरा लिनक्स को डिलीट करो, फिर से वो नया वर्जन को आप रीइंस्टॉल करो। तो ये एक फायदा है उबुंटू का। अच्छा, और फिर उसके बाद आती है रेड हैट। अब रेड हैट जो है वो एक वाकई में अलग किस्म का एक डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। रेड हैट जो है वो फोकस करता है दोनों पार्ट्स पे, कमर्शियल पार्ट पे भी और ओपन सोर्स पार्ट पे भी। और ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा वक्त आ गया आपको बताना कि लिनक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स नहीं है। यूनिक्स जो है, यूनिक्स एक ऐसी चीज है जो लिनक्स बेस्ड हुआ है यूनिक्स के ऊपर। यूनिक्स जो है आपकी, यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, वो क्लोज्ड सोर्स है। लिनक्स बनाया ही इसलिए गया है ताकि एक ओपन सोर्स वर्जन बनाया जाए इसी यूनिक्स का। तो
तो ये उसके ऊपर बनाया गया है, एक तरह से आप ये सोच सकते हो। तो लिनक्स यूनिक्स के ऊपर ही बेस्ड हुआ है और यूनिक्स जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन लिनक्स के भी कुछ ऐसे वर्जन है, वैसे तो मोस्टली तो वो ओपन सोर्स ही है, लेकिन कुछ ऐसे उसके वर्जन है जैसे रेड हैट लिनक्स जो कमर्शियल भी अवेलेबल है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं सर्च करता हूँ रेड हैट, तो ये इनका वेबसाइट है redhat.com। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है इनका टाइटल पेज के अंदर, मेरे ख्याल से लिखा हुआ होगा। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से ही आपको बता देता हूँ। मेनली जो इसकी यहाँ पॉइंट लिखी हुई है वो ये है कि वी मेक ओपन सोर्स, तो इसका पूरा सेंटेंस है वी मेक ओपन सोर्स दैट इज कमर्शियल। तो रेड हैट जो है वो आधा कमर्शियल कंपनी है और आधा पब्लिक कंपनी है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाओ आप इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हो। मेन अभी आपको कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। तो एंटरप्राइज मतलब है कि कमर्शियल सेटिंग के लिए, कंपनीज के लिए भी वो लिनक्स बनाता है जो बाकायदा पेड है। तो इसमें पेड क्यों है? ये ऐसे इसमें सिक्योरिटी पैचेस और इस तरह की इसमें ऑप्टिमाइजेशन हुई है कि ये कंपनीज के लिए बेहतरीन है। तो उनमें उनको कोई भी परेशानी नहीं फेस करनी पड़ती है। जिस तरह मैंने अभी ओपन सोर्स के बारे में बताई, अगर कोई अपडेट आई तो फिर आपको पूरा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। अब खुद सोचो जूम जैसी अगर कोई कंपनी हो, कितने लोग उसको एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हर दुनिया के 24 घंटे में कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल कर रहा होगा। तो उसमें हम पूरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट करके रीइंस्टॉल नहीं कर सकते, ये कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। तो ये बिल्कुल विंडो की तरह ही वर्क होती है, लेकिन इसमें भी कोई ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स है जो एंटरप्राइज सेटिंग के लिए ज्यादा अच्छा है। और फिर इनका भी एक ओपन सोर्स वर्जन बनी हुई है जिस तरह बाकी सारे हैं ओपन सोर्स उबुंटू और वो सब, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें फीचर्स कमर्शियल वर्जन जितना नहीं होगा। और ये वाकई में एक पहला कंपनी बोला जाए जो अभी तक जिंदा है। बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं ऐसे कंपनीज और ऐसे लिनक्स के वर्जन जो आधा कमर्शियल थे आधा ओपन सोर्स थे, लेकिन यही एक है रेड हैट जो अभी तक जिंदा है, जो जिंदा बोला जाए। तो ये अभी तक भी काफी पॉपुलर ऑप्शन है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं द बुक। ये जो बुक है ये असल में फोकस करता है आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के, मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर जो है, क्योंकि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में चलो उनके अपने अपने बेनिफिट्स तो होते हैं, लेकिन ये बुक जो है वो सारे कॉमन चीजें को कवर कर लेता है। तो ये जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब ये बिगिनिंग में बनी थी तो ये एक सर्वर में इस्तेमाल होती है, ये एक सर्वर ओएस थी सर्वर्स के लिए। फिर उसके बाद वो एंड्रॉइड के अंदर आई जिस तरह मैंने आपको अभी बताई थी। अब लिनक्स में दुनिया में सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है सर्वर के ओएसएस के अंदर। मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं सर्वर के ऊपर, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से जो सर्वर्स के ऊपर चलते हैं उसमें उनके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। जबकि अगर देखा जाए लिनक्स मार्केट शेयर वर्सेस विंडोज, तो इसका पूरा चार्ट आएगा जी बिल्कुल। तो अभी ये जो आपको अभी दिख रही है विंडोज जो है उसका यूसेज तकरीबन 87.56 है। मतलब है कि जितने भी लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स को पूरी दुनिया में 87.6% विंडोज को इस्तेमाल करते हैं। फिर मैकओएस आती है 9.54% पे, और फिर लिनक्स मुश्किल से 2.3% है, मतलब बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है। तो भी इनका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है सर्वर के अंदर। तो आप खुद ही सोचो कि ये कितना अच्छा होगा सर्वर्स के लिए और इसमें कितने एडवांटेजेस होंगे विंडोज और मैकओएस के ऊपर। तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर हम देखेंगे कि लिनक्स क्यों बेहतर है, इसके मेन रीजंस क्या है। लेकिन यहाँ में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो ये क्लस्टरिंग सपोर्ट करता है। लिनक्स जो है वो लिनक्स जो सिस्टम्स है वो कॉन्फ़िगर हो सकते हैं क्लस्टर होने के लिए। तो ये अब एक कॉन्सेप्ट है जो हम डॉकर के अंदर देखेंगे और उसका हम सब बाद में अभी कवर करेंगे। लेकिन क्लस्टरिंग बेसिकली एक सिस्टम है कि अगर आपके पास 20 कंप्यूटर्स है तो 20 सेपरेट कंप्यूटर्स हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आप इन सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मर्ज कर लो, कि मैं बोलूं कि मुझे एक बड़ा सिस्टम बनाना है जिसपे लिखा हुआ आए, समझो कि हर कंप्यूटर में 8 GB रैम है, 8 × 20 होता है 160। तो मेरे पास एक ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए या दूसरे लोगों को ऐसा दिखना चाहिए कि मेरे पास एक ही कंप्यूटर है और उसके अंदर है 160 GB रैम। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। मल्टीपल कंप्यूटर्स को मर्ज करना और ऐसा लगना चाहिए, ऐसा अपीयर होना चाहिए यूजर को ये कि ये एक ही सिस्टम है, ये एक ही तरीके से ही चलता है। तो ये जो है ये कॉन्फ़िगर हो सकती है और जिस तरह आपके कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से ही आप इसको ऐड करते जाते हो ताकि आपको एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस हो। अच्छा, फिर उसके बाद वर्चुअलाइजेशन।
वर्चुअलाइजेशन जो है वो एक कंप्यूटर को अलाउ करती है एक सेवरल कंप्यूटर्स, इट अलाउज वन कंप्यूटर टू लुक लाइक सेवरल कंप्यूटर्स। तो ये क्लस्टरिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लस्टरिंग क्या है? अगर आपके पास वन सिस्टम है, आप चाहते हो कि ये आपके पास वन सिस्टम है, आप इस तरह चाहते हो कि ये मल्टीपल सिस्टम्स की तरह दिखे, मल्टीपल है तो आप एक ही तरह दिखे। और फिर वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आपके पास एक कंप्यूटर है लेकिन वो मल्टीपल कंप्यूटर्स की तरह दिखे। तो क्लस्टरिंग का मतलब है many to one और वर्चुअलाइजेशन का मतलब है one to many। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो हम जो अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, जो हम यूज करेंगे जिसमें हम लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, तो उसका नाम है VM वर्चुअल बॉक्स। तो ये एक वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म है, मतलब है कि ये मेरी एक कंप्यूटर है, मैं इसके ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगी, तो ये है एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। अगर मेरे पास दो कंप्यूटर है, जैसे अभी मेरे बराबर में मेरा एक डेस्कटॉप बराबर है, अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों में मर्ज करके इस तरह एंड यूजर को इस तरह में उसको ऐसा लगे कि ये दोनों एक ही कंप्यूटर थे, तो उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं, मेरे ख्याल से स्क्रीन अभी ब्लू हो गई है। अच्छा, तो नेक्स्ट फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली, अब थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो तो, नहीं भी हो तो मैं बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास अगर एक कंप्यूटर मौजूद है अफ्रीका में, आप बैठे हो अभी पाकिस्तान में, आपके पास एक कंप्यूटर है अफ्रीका में, लेकिन वो कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल है। मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर है Core i3, उसमें लगा हुआ है Core i9। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई मतलब बिल्कुल नॉर्मल कोई, अगर आपके पास ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हो, कोई नॉर्मल जीपीयू हो, जैसे कोई इंटेल का कोई बिल्ट इन जीपीयू हो या ऐसे कुछ, जो कोई इतना खास नहीं है, कोई इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो जो कंप्यूटर है आपका जो अफ्रीका में पड़ा हुआ है, उसमें आपका है फॉर एग्जांपल RTX 3080 या 3090, बहुत ही पावरफुल जीपीयूज बोले जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो अब वो तो अफ्रीका में है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें आपको उसकी जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे? आप क्लाउड को इस्तेमाल करोगे। क्लाउड बेसिकली क्या है कि आप इंटरनेट के थ्रू आप दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस करके उसमें आप अपना काम चला सकते हो। तो आप फ्रॉम अ डिस्टेंस आप एक और कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हो, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस तरह के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, AWS और बाकी सब जिस तरह के होते हैं, वो सब इसका एक पार्ट होती है। तो AWS एक क्लाउड प्रोवाइडर है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, आपको आपसे एक फीस लिया जाएगी और फिर उस फीस के मुताबिक डेफिनेटली ज्यादा या कम होगा, आपको कितना पावर चाहिए, कितना अच्छा जीपीयू चाहिए, कितना अच्छा सीपीयू चाहिए, तो इस तरह के उसमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड होती है आपके हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद लिनक्स जो है, अब लिनक्स इसमें क्या करती है? लिनक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल वर्चुअलाइजेशन नीड्स को मतलब उन नीड्स को पूरा कर सकता है। कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक लिनक्स सर्वर के ऊपर आपके पास एक बहुत ही पावरफुल लिनक्स सर्वर है, अब आप उस पर वर्चुअलाइजेशन करना चाहो, मतलब है कि वन टू मैनी, आपके पास एक सर्वर है, आपके पास एक सर्वर है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो आप उस सर्वर में फॉर एग्जांपल अगर आप 30 कंप्यूटर्स को मतलब दिखाना चाहो तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, तो वैसे तो एक नॉर्मल कंप्यूटर में सवाल ही नहीं है कि आप 30 कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर में से वर्चुअलाइज कर सको, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा हार्डवेयर मौजूद है, एक अच्छा सीपीयू और जीपीयू, तो उसमें भी एक ओएस का भी एक लिमिटेशन होती है कि ओएस भी कितना हैंडल कर सकता है। तो लिनक्स इतना अच्छी तरीके से बना हुआ है और उसका इतना इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि कितनी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाता है डिपेंडिंग ऑन द नीड, के एक्सपैंड हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। तो उसकी स्केलेबिलिटी बड़ी अच्छी है कि डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, डिपेंडिंग ऑन योर करंट यूसेज, कि आपको अभी करना क्या है, कितना आपके पास लोड है, तो उस हिसाब से वो वर्चुअल सिस्टम को बनाता जा सकता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने आपको एक यूज केस बताई है। फिर उसके बाद ऑप्शंस फॉर डाटा स्टोरेज। अब डाटा जो आपकी है वो मस्ट नहीं है कि वो आपका कंप्यूटर का ही हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो, क्योंकि लिनक्स के अंदर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट लोकल और नेटवर्क स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल है, ISCSI और फाइबर चैनल फॉर एग्जांपल। तो ये कुछ ऐसे स्टोरेज ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो बजाय अपना बिल्ट इन हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल करना।
तो ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ऐसी एक चीज है माइंड में याद रखना कि और भी ऑप्शंस है लिनक्स में हार्ड ड्राइव के अलावा स्टोरेज करने के लिए, लेकिन इसमें हम अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये जितने भी फंक्शनैलिटीज अब है ये सब एडवांस एप्लीकेशंस है, लेकिन ये माइंड में रखने के लिए अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। अब ये वैसे बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसमें जाने की कोई इतना फायदा भी नहीं है। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे जरूर बता देना, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये इस चैप्टर को आराम से आप खुद भी रीड कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज हमें समझ में ना आए तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं आपको एक ऑडियो करके मैं आपको समझा सकता हूँ। तो अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे बता देना व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो हम डायरेक्टली इसको स्किप करके चलते हैं लिनक्स एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसमें सिर्फ 5 मेन पॉइंट्स हैं और फिर उसके बाद हमारी चैप्टर 1 खत्म हो जाएगी। अभी मेरे ख्याल से हमारे पास अभी मुश्किल से 3 मिनट बाकी है, तो ये इसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट अभी लगेगी। तो मैं इसको बंद करके अभी एक और मीटिंग शुरू कर लेता हूँ। तो अभी हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, तो अभी हम शुरू कर लेंगे लिनक्स एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और फिर ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। कोई मसला हो तो आप मुझे जरूर बता देना व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, सही है। जी बिल्कुल, क्लाउड स्टोरेज पॉसिबल है। तो अभी मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, तो हम नेक्स्ट वाली मीटिंग से हम अभी ये शुरू कर लेते हैं। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है? हेलो, अच्छा आ रही है, सही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अभी रुकना मुनासिब नहीं होगा, 15 मिनट ही रह गए हैं। तो जिसने भी मिस किया होगा वो आराम से रिकॉर्डिंग देख सकता है। तो अभी हम शुरू ही कर लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा, तो अभी सिर्फ हमारे ये 5 पॉइंट्स रह गए हैं। अब लिनक्स को आप अगर कंपेयर करो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, जैसे आपके पास विंडोज है, जैसे आपके पास मैक ओएस है, तो क्या डिफरेंस है, क्या अच्छाई है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर आप कंपेयर करो तो सबसे पहले तो आपके पास है कॉस्ट। अगर आप विंडोज लीगली खरीदो, आप पता नहीं कितने लोग होंगे पाकिस्तान में जो विंडोज को लीगली खरीदते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर कोई खरीदता भी है पैसे के साथ तो उसका प्राइस है तकरीबन $100, मतलब है कि समझो तकरीबन 16,000 रुपए होते हैं, तो काफी महंगा है।
भी सस्ता नहीं बोला जाए, और अगर आप प्रो वर्जन लो विंडोज प्रो तो उससे भी कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन लिनक्स जो है वो बिल्कुल फ्री है क्योंकि वो ओपन सोर्स है। अब कुछ जो मैं बोल रहा था, रेड हैट ऐसा कंपनी है जो कमर्शियल वर्जन इंट्रोड्यूस करता है लिनक्स का, तो कुछ लिनक्स के ऐसे कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो उसका फायदा क्या होता है कि कंपनीज लिनक्स को सेल करता है दूसरी सर्विसेज का एड ऑन्स के साथ। तो ये जो एड ऑन्स का प्राइस है आप असल में इसके लिए पे कर रहे हो, जो एड ऑन्स है आप उसके लिए पे कर रहे हो। तो जैसे अगर आपके पास सपोर्ट है या डॉक्यूमेंटेशन है या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, आप मेन जब आप ऐसी कोई कमर्शियल लिनक्स का वर्जन को लेते हो तो आपका मेन पेमेंट का रीजन ये है कि आपको एक सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। तो सपोर्ट से मतलब है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट 24/7, अगर आपको कोई ऐसी चीज चलानी है जिस पे अगर कोई भी लिनक्स रिलेटेड मसला हुआ तो आपको फौरन कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वरना जाहिर सी बात है कि कितना बड़ा मसला होगा। कोई भी अगर बड़ा वेल सेटल्ड कंपनी फॉर एग्जांपल जैसे जूम, तो अगर वो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ कर लेता है कि वो रेड हैट ले लेता है, रेड हैट लिनक्स ले लेता है, कोई भी ऐसा कंपनी का लिनक्स वर्जन लेता है जो कमर्शियल है, तो फिर उसको फौरन सपोर्ट मिल सकती है अगर कोई भी मसला हुआ उनके सर्विस के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये एक वजह है जिसकी वजह से रेड हैट अच्छा बोला जाता है, उसका जो कमर्शियल वर्जन है वो प्रेफर किया जाता है कंपनीज के लिए बजाय नॉर्मल लिनक्स का वर्जन को यूज करना। तो सबसे पहले तो है कॉस्ट, फिर उसके बाद है वायरसेस। तो मैंने थोड़ी सी बात अभी इसके बारे में की थी कि लिनक्स में वायरसेस आते ही नहीं। इसका वजह ये है कि विंडोज जो है वो क्लोज सोर्स है, आप उसका कोड को नहीं देख सकते हो, लेकिन लिनक्स जो है वो सब ही देख सकते हैं। तो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई बग आ जाए, तो वो देखते रहेंगे कोड के अंदर कि कोई ऐसा कोई बग तो नहीं आया है। तो अगर कोई बग को रिपोर्ट करता है तो उसको फौरन फिक्स सही है। तो लिनक्स जो है उसमें जितने भी वायरसेस है, ये वायरसेस ज्यादा आते नहीं है इसी वजह से ही कि लिनक्स में अगर आपके पास क्योंकि इतने सारे लोग नहीं होता है, तो उसके बाद आपके पास आती है तो वायरसेस वो हो गया है क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं एक साथ, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं होता है वायरसेस का, क्योंकि इतने लोग का आईज है इसके ऊपर कि कोई ऐसा वायरस ना आ जाए। कोई वायरस आता है तो उसको फौरन ठीक कर लेते हैं कि इसलिए अगर कोई वायरस आ भी जाता है तो घंटों की बात है मुश्किल से, और वो वायरस खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो जो बग होती है वो खत्म हो जाती है। तो अब विंडोज इतना बड़ा कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, एप्पल का भी यही है, बल्कि एप्पल दुनिया का सबसे पहला $1 ट्रिलियन कंपनी है। तो इतने बड़े कंपनीज हैं, इतने उनके पास पैसे हैं, तो वो इस तरह की सिक्योरिटी क्यों नहीं कर सकते हैं? उनके पास वायरसेस क्यों इतना ज्यादा आते हैं? सिंपल बात ये है, पीपल। अब वो जिसको हायर करेंगे वही लोग देखेंगे, जाहिर सी बात है उसका कोड हो कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। लेकिन लिनक्स जैसी चीज जिसका कोड हर एक के पास एक्सेस है, तो हर कोई फौरन देख के उसको फिक्स कर सकता है। तो विंडोज की तरह नहीं कि सिर्फ जो लोग सर्टिफाइड है, जो लोग हायर हुए हैं वही लोग देख सकते हैं। डेफिनेटली वो बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन लिनक्स क्योंकि हर कोई देख सकता है तो इसलिए इसमें वायरसेस ज्यादा जल्दी पहचान दिया जा सकता है और फिर उसको फिक्स भी जल्दी किया जा सकता है। अब फिर उसके बाद है सिस्टम स्टेबिलिटी। अब प्रीवियस सेक्शन में जिस तरह बात किया जा रहा था लिनक्स इज यूज्ड सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स में, मतलब है कि जो बड़े लार्ज स्केल सिस्टम्स होते हैं वो सालों तक आप उसको चला सकते हो, आपको सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो यही मैं एक बात बोल रही थी कि लिनक्स में जैसे CentOS है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें जब कोई नया वर्जन आता है तो आपको उसको री इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लिनक्स के वर्जन है, क्योंकि CentOS काफी पुराना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कुछ कहीं ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, विंडो के भी अपने सर्वर ऑप्शंस आ गए हैं, रेड हैट के भी अपने सर्वर ऑप्शंस है, और कुछ के भी हैं। तो अब क्या एक चीज निकाला गया है कि जो आपका कर्नल है, जो आपका डायमंड है, वो डिटैच्ड हो सकता है, उसको भी हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसी अपडेट भी करनी है जिसको मेजर सिस्टम अपडेट बोला जाता है, तो भी आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है कंप्यूटर को। मतलब है कि आपका सिस्टम बगैर रिस्टार्ट के चल सकता है सालों तक। लार्ज स्केल सिस्टम्स कैन गो ऑन फॉर इयर्स विदाउट रिस्टार्टिंग द सर्वर, तो इसमें आपको कोई ऐसा मसला ही नहीं होगा। और जब एक प्रॉपर रिस्टार्ट की जरूरत हो तो फिर आपके जितने भी अपग्रेड्स और सारी चीजें, सबसे पहले तो वो बहुत जल्दी हो सकता है आपका रिस्टार्ट और सब, और जितने भी आपके पास अपग्रेड्स हैं
और मेजर अपडेट्स जो कर्नल अपडेट्स भी बोले जाते हैं उनके लिए भी आपको रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपका डायमंड जो है वो डीटैच हो सकता है। अब हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि ये डायमंड है क्या, ये डीटैच का मतलब क्या है, वो हम बाद में देख लेंगे। अब आप इस तरह से कंपेयर करो, आप सोचो कि खुद आपने कितनी दफा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका विंडोज क्रैश हो गया तो आपका सारा डाटा खत्म हो गया, और उसमें एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी होता है। ब्लू स्क्रीन से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आपको कभी ये मसला आई होगी तो अब जब आप वर्चुअलाइजेशन के साथ काम करते हो तो ये मसला अक्सर आता है, इस तरह का कोई स्क्रीन और पीसी रन इनटू सम प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट। तो अभी रुको, मैं आई थिंक अपना पूरा स्क्रीन को शेयर नहीं कर रहा हूँ जी। तो ये जो आपके पास दिख रही है ये है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जिसको बोला जाता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जब भी कोई क्रिटिकल प्रोसेस आपका विंडोज में लैग हो जाता है या मतलब ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद ये स्क्रीन आती है और फिर वो रीस्टार्ट हो जाता है। ऐसा कोई भी आपको मसला नहीं होगा लिनक्स के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा कोई मसला आता भी है तो डायमंड सिंपली डिटैच कर लेता है, फिक्स कर लेता है और रीटैच कर लेता है। वेरी सिंपल प्रोसेस है। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी भी अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करोगे लिनक्स में। कुछ सालों में एक दफा दो दफा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन विंडोज से कहीं हजारों लाखों गुना बेहतर है। अब फिर उसके बाद आती है इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन नंबर 4 और सपोर्ट नंबर 5। तो इंस्टॉलेशन जो है उसमें जब भी आप कभी लिनक्स का वर्जन को इंस्टॉल करते हो तो आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं। आपका टेक्स्ट एडिटर, आपका स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स, फोटो एडिटर्स, वेब ब्राउजर्स, मूवी प्लेयर्स, जितने भी आपके पास चीजें हैं वो सब आपके पास आ जाते हैं। लेकिन विंडोज में आपको हर चीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी वैसे थोड़ी सी अजीब बात है, क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी लिनक्स एप्लीकेशन है पूरी दुनिया में वो सब इंस्टॉल हुए हैं? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको इस तरह से डिस्क्राइब करूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज में आपको कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी है। अब ये एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आपको वीएम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करनी है, तो उसमें आपको कुछ अडेप्टर्स को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, आपको इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप यही सारी चीजें लिनक्स के अंदर करोगे, ये रीस्टार्ट और सब होने की वजह ये है कि सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को एडिट करता है। अब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को जब एडिट करते हैं तो लिनक्स में जब ऐसा करते हैं तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है रीस्टार्ट का, क्योंकि वो सीधा सीधा डिटैच हो जाता है। और अगर डिटैच नहीं भी होता है तो जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ऑल एवरीथिंग इज डाउनलोडेड, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन एक ही है, बस आपको डाटा डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करो, शुरू हो गई आपकी एप्लीकेशन। कोई मुश्किल सेटअप नहीं होगी जिस तरह आपको विंडोज में करनी होती है। वेरी सिंपल प्रोसेस है। एक कमांड आपको टाइप करनी होती है इस टर्मिनल के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। विंडोज में तो ये नहीं चलेगी, सिर्फ लिनक्स में चलेगी। sudo apt फॉर एग्जांपल sudo apt install टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो एक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल एआई का, तो ये आप कमांड यूज करोगे और आपकी हो जाएगी इंस्टॉल टेंसरफ्लो। कोई और अगर आपको चीज इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स, ये जो मैंने आपको अभी बताई, तो आपने की sudo apt install वर्चुअल बॉक्स, इस तरह से हो गई आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और हार्डवेयर ड्राइवर्स के लिए भी यही है। अब ड्राइवर्स के बारे में भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि इसी तरीके से ही कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपना किसी भी चीज को प्लग इन कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अपना हेडफोन्स को प्लग इन कर लेते हो, तो इसमें एक छोटी सी सॉफ्टवेयर होती है जो बताती है कि ये वर्क कैसे करती है, कंप्यूटर को बताती है कि इसको चलाना कैसे है, तो उसको बोलते हैं ड्राइवर्स। तो हार्डवेयर ड्राइवर्स के लिए भी जब आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है तो उसमें आपको आमतौर पर रिस्टार्ट करनी पड़ती है अपनी लिनक्स की कर्नल को और सब, लेकिन क्योंकि ये सब डिटैच हो सकती है और ये आपकी मेन कंप्यूटर को रिस्टार्ट नहीं करती है, तो इसलिए आपको इसमें बहुत ही आसानी होती है ओवरऑल हार्डवेयर ड्राइवर की भी इंस्टॉलेशन में, जो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है विंडोज के अंदर। तो फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट आती है सपोर्ट। सपोर्ट वही बात है ओपन सोर्स की वजह से कि लिनक्स एक बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, जिसमें नए नए यूजर्स को भी फौरन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस कम्युनिटी में जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सारी सपोर्ट आपको फौरन मिल सकती है। और इतना बड़ा कम्युनिटी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो फॉर एग्जांपल बिल्कुल ब्रांड न्यू है, किसी को भी कम्युनिटी के अंदर नहीं पता है, घंटों की बात है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट का कम्युनिटी इतना बड़ा है और इतना एक्टिव है कि आपको इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी आखिरी पॉइंट। अब यहाँ कुछ क्या बोलते हैं, एक समरी दिया हुआ है कि लिनक्स जो है वो बेसिकली अगर आपके पास
इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, या आप गेम्स बहुत खेलते हो, या कोई ऐसी हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर यूज करते हो जो अभी लिनक्स में सपोर्टेड नहीं है, तो फिर आपको लिनक्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अभी फिलहाल वर्चुअल बॉक्स में ही इस्तेमाल करो, ड्यूल बूटिंग भी नहीं करो। फिर अगर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझ आए कि यार अभी मेरा लिनक्स का यूज बढ़ेगा, अभी मुझे इसको यूज करना है, तो फिर चलो आपने उसको ड्यूल बूट कर ली। अब ड्यूल बूट से भी ज्यादा अगर आपके पास कोई ऐसी वैसी काम हो, आपके पास आपको गेम्स खेलनी है, आपको कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर को यूज करना है जिसमें आपका हार्डवेयर का सपोर्ट नहीं है लिनक्स के अंदर, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपको विंडोज यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो फिर नो प्रॉब्लम, आप विंडोज को पूरा ही हटा दो, फिर आपका कंप्यूटर के अंदर सिर्फ लिनक्स चलेगा, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है। तो मोस्ट लोग यही बातें यहाँ लिखा हुआ है ड्यूल बूटिंग के बारे में, मोस्ट लोग क्या करते हैं, वो ड्यूल बूटिंग करते हैं, मतलब है कि विंडोज और लिनक्स आपके कंप्यूटर पे एक साथ इंस्टॉल हुआ होता है, और जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आप चूज कर सकते हो आपको किस में बूट करना है, विंडोज में या लिनक्स में। तो अभी ये चैप्टर हो गई है खत्म, तो अगर किसी के पास कोई सवाल आते हैं तो आप अभी पूछ सकते हो, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट से। ठीक है, तो फिलहाल मेरे ख्याल से कोई ऐसा सवाल नहीं है, तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे बता देना, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को भी कोई भी मसला हो तो आप मुझे उसी वक्त ही बता सकते हो क्लास के अंदर, या फिर आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट करो व्हाट्सएप के ऊपर या ग्रुप के अंदर, तो मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प जरूर कर लूंगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास खत्म हो गई, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।